बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एमडी कैट 2023 के आज के सेशन में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोमेंटम, इम्पल्स और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये एमडी कैट में बहुत अहम हैं। इस हवाले से बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। तो तकरीबन 10-11 एमसीक्यूज़ मैंने आज के सेशन में शामिल किए हैं जो बारहा दफ़ा एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आइंदा भी उनके काफ़ी ज़बरदस्त इम्कान है कि वो आइंदा भी आएंगे। सो हमारे साथ एंड तक रहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो और इन टॉपिक्स के हवाले से जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो किस तरह के आते हैं और उनको किस तरह सॉल्व करना है। आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा और ये कि आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि उनको कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चीज़ें आपको क्लियर तो ऑलरेडी हैं लेकिन फिर भी मोमेंटम स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनर्शिया इन मोशन को हम कहते हैं, या इसको आप क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। कि यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो फिर उसकी मोशन को स्टॉप करने के लिए जो है वो उसके स्टॉप होने के लिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्ट करता है। तो वो जो रेजिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की कि वो मूव कर रहा था और वो रेजिस्ट करता है तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है। सो मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप इसको इन द स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इन लीनियर मोशन आप मोमेंटम को स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं और यहां पर फिर आप वेलोसिटी को एज ए स्पीड भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और इसका यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट जो है इसका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक अहम फार्मूला जो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान है। तो स्टूडेंट्स, फोर्स क्या चीज होती है? फोर्स होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये हमारे पास मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। ठीक है। ओके। और यहां से एक और यानी अगर मैं इसको डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी ऐसे लिख दूं तो एक और यूनिट जो है वो भी बनता है और वो बनता है न्यूटन सेकंड का। तो लिहाजा मोमेंटम के दो यूनिट्स हैं, एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी आप इसे कह सकते हैं और न्यूटन सेकंड भी कहा जा सकता है। अब आते हैं बहुत ही अहम लॉ की तरफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज है स्टूडेंट्स? के किसी भी इवेंट से पहले जो सिस्टम है उसका मोमेंटम उस इवेंट के हो जाने के बाद उसके मोमेंटम के इक्वल रहता है हमेशा, प्रोवाइडेड कि उसकी आपने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर रखा हो। एक्सटर्नल फोर्स की जीरो होने की सूरत में सिस्टम का मोमेंटम बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट जो है वो इक्वल होता है। ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं और इनकी मास m1 है और इसकी मास m2 है और ये u1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और ये u2 स्पीड के साथ मूव कर रहा है और कुछ देर के बाद ये आपस में टकरा जाते हैं। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज आती है। जो u1 की स्पीड से जा रहा था वो v1 की स्पीड से चलना शुरू हो गया और जो u2 की स्पीड से जा रहा था वो v2 की स्पीड से जा रहा है। तो ये वो इवेंट है जिसकी मैं बात कर कि किसी भी इवेंट से पहले, तो इवेंट से पहले जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसका ये जो मोमेंटम है वो कितना है। तो पहले इस m1 के जो पार्टिकल है इसका मोमेंटम देख लेते हैं। तो ये है m1 u1 प्लस और ये जो दूसरा पार्टिकल है इसका m2 u2। तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम उसका सम जो है वो इक्वल होगा इवेंट के बाद का जो मोमेंटम है सिस्टम का। तो यहां सिस्टम का मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और ये हमारे पास टू ऑब्जेक्ट का सिस्टम है। ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, टू ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहां पर होते हैं। ओके। अब आते हैं हम इम्पल्स की तरफ, लेकिन इम्पल्स से पहले मैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात करूंगा, ये ज्यादा
वहां से हम इम्पल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। सो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट क्या चीज है स्टूडेंट्स, इसको देखने के लिए जरा आप ये एग्जांपल समझें कि हमारे पास एक पाथ है, ठीक है, और इस पाथ के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पत्थर पड़ा हुआ है और इधर से एक गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी मूव करती हुई आ रही है और इस पत्थर से टकराती, ठीक है। जब ये इस पत्थर से टकराएगी तो क्या इसके मोमेंटम में कुछ चेंज आएगी? ऑब्वियसली इसके मोमेंटम में एक चेंज आएगी, ठीक है। हम उस चेंज को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर जो चेंज आ रही है वो क्या है, डेल्टा पी, ओके। और ये चेंज जितने वक्त में आई है उसको हम डेल्टा टी कहते हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा कि जो डेल्टा पी है यानी चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये जो फोर्स है इस फोर्स को स्टूडेंट्स हम इंपैक्ट फोर्स कहते हैं, यानी टकराते वक्त जो फोर्स ये ऑब्जेक्ट महसूस करेगा, इंपैक्ट फोर्स। और ये जो टाइम है डेल्टा टी इसको हम इंपैक्ट टाइम कहते हैं, यानी जितनी देर तक वो टकराव का अमल हुआ, इंपैक्ट टाइम, ठीक है। अब देखिए कि इस सीन को यहां पर और एक और यहां पर सीन बनाते हैं, उसको भी देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर एक यूं समझ लें कि जैसे घास का एक गट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये गाड़ी इधर से आ रही है और ये गाड़ी इस घास के गट्ठे से टकराती है, ठीक है। इससे जब ये टकराएगी तो क्या उसी तरह का ये टकराव होगा जिस तरह यहाँ रिजिड बॉडी के साथ हुआ था? ऐसा नहीं है, यहां पर भी चेंज तो आएगी मोमेंटम में, आखिरकार टकराने के बाद यूं समझ लें कि यहां पर भी मोमेंटम जीरो होगा। लेकिन यहां पर जब मोमेंटम जीरो होगा तो स्टूडेंट्स तो कुछ देर लगेगी, जो यानी इंपैक्ट टाइम ज्यादा होगा। लेकिन जो डेल्टा पी है दोनों केसेस में, अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं तो डेल्टा पी दोनों केसेस में सेम है, लिहाजा अगर डेल्टा टी का वक्त ज्यादा है तो फिर जो इंपैक्ट फोर्स है वो बहुत थोड़ी होगी। और इस केस में जो डेल्टा पी है वो किसके इक्वल होगा, इंपैक्ट फोर्स बहुत ज्यादा होगी और इंपैक्ट टाइम बहुत कम, ठीक है। सो ये इंपैक्ट फोर्स जो है ये असल में वो चीज है जो कि टकराव के दौरान हमें नुकसान देती है। सो अगर हम चाहते हैं कि टकराव के दौरान नुकसान कम से कम हो तो आप इंपैक्ट फोर्स को कम से कम कर दें, और इंपैक्ट फोर्स को कम करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आप इंपैक्ट टाइम को बढ़ा दें। और यही चीज हम ड्राइविंग के दौरान जो गाड़ियों के अंदर उन्होंने लगाया होता है बैलून, जिसकी एक्सीडेंट के दौरान खुदा न खास्ता वो जब एक्सीडेंट हो तो वो एकदम उसमें हवा भर जाती है और ड्राइवर उससे टकराता है, उसका मुंह उससे टकराता है तो वो उसके अंदर धनस्ता चला जाता है। और यही वजह है कि जब उसके अंदर धनस्ता चला जाता है तो असल में उसका जो इंपैक्ट टाइम है वो बढ़ जाता है और इसके नतीजे में जो इंपैक्ट फोर्स है वो कम हो जाती है और वो नुकसान से बच जाता है। सो ये हमारे पास हो गई इंपैक्ट फोर्स। ओके, अब आते हैं हम इंपल्स की तरफ कि इंपल्स क्या चीज है। ओके, तो स्टूडेंट्स इंपल्स जो है वो हमारे पास, जी, तो इंपल्स जो है वो हमारे पास इसी जो चेंज इन मोमेंटम है इसी को कहते हैं। जब अचानक कहीं टकराव होता है तो उसके नतीजे में जो मोमेंटम में चेंज आती है उसी को इंपल्स कहते हैं। तो इन वेरी सिंपल वेज आप ये कह सकते हैं द एब्रप्ट यानी अचानक, द एब्रप्ट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। और इंपल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी विच इज इक्वल टू इंपैक्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इंपैक्ट टाइम। तो ये हो गया हमारे पास। अब दो तीन चीजें जो आपने यहां पर जेन में रखनी है, उनमें से पहली बात तो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा मोर टू या टू से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम always apply to or more than two ऑब्जेक्ट्स। इसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो इम्पल्स है, इम्पल्स या इम्पैक्ट फोर्स, इम्पल्स और इम्पैक्ट फोर्स, उसके केस में सिंगल ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। इन इम्पल्स और इम्पैक्ट फोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स। ठीक है, अगर आपने इम्पल्स या इम्पैक्ट फोर्स का फार्मूला लगाना है तो आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगाना है, सिस्टम के ऊपर नहीं लगाना। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि जो स्टूडेंट्स इम्पल्स अभी हमने पढ़ा, तो इम्पल्स को फाइंड करने के तीन मेथड्स हैं, तीन फार्मूले हमारे पास। एक तो सिंपल ये कि आप इम्पल्स को कह सकते हैं कि द चेंज इन मोमेंटम। दूसरा ये है कि इम्पल्स जो है वो हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इम्पैक्ट टाइम। और तीसरा क्या है कि इम्पल्स हमारे पास है, इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस इम्पैक्ट टाइम। इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनता है उसके ये इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर इसका एक ग्राफ बनाएं, यानी ये टाइम, इम्पैक्ट टाइम ले लें और ये फोर्स, तो यहां पर जो भी ग्राफ बनेगा तो उसके अंडर जो एरिया है वो हमारे पास इम्पल्स के इक्वल होगा। तो तीन तरीकों से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमने मोमेंटम, इम्पल्स और जो इम्पैक्ट फोर्स है उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब इसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला एमसीक्यू है, मशीन गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकंड। एक मशीन गन है जो कि क्या कर रही है, फायर कर रही है, n बुलेट्स फायर कर रही है। तो ओके, तो ये मशीन है और इसमें से बुलेट्स फायर हो रही हैं, और इसमें से हर बुलेट जो है उसका मैस m है और उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो हमें रिकॉइल फोर्स मालूम करनी है। देखिए, रिकॉइल फोर्स या जो भी फोर्स है ये, तो इस फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। फाइनल मोमेंटम क्या है, देखिए मोमेंटम है क्या, मास और वेलोसिटी या स्पीड का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर मास कितना है, सिंगल जो बुलेट है उसका मास है m, जबकि टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स जो हैं वो हमारे पास n है। ठीक है, सो टोटल मास हो गया nm, और जो स्पीड है उनकी वो कितनी है v। ठीक है, और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है। और जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है, इनिशियली तो कुछ था ही नहीं, वहां पर गन फायर नहीं कर रही थी, लिहाजा इनिशियली 0 था। तो इसलिए हमारे पास जो रिकॉइल फोर्स आएगी वो आएगी NMV। तो ये हमारे पास रिकॉइल फोर्स आ जाएगी। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो ये बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। कब रहता है, हमेशा रहता है, नहीं हमेशा तो नहीं रहता, ये शर्त उसमें होनी चाहिए तब होगा। ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में ये कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं होने वाला।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद अ स्पीड v, एक बुलेट है जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m, एक वुडन ब्लॉक है। ओके, ये बुलेट और ये उसकी तरफ मूव करती जाती है और इसके अंदर एम्बीड हो जाती है, यानी इसके अंदर जो है जाकर धनस जाती है, वहीं पर रुक जाती है। तो ये वहां पे जाके रुक गई है। ओके, अच्छा, तो फाइनल स्पीड हमने बतानी है इस सिस्टम की, कि वो फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी जब ये उससे टकरा के उसमें धनस जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें क्या बताता है कि किसी भी सिस्टम की जो इनिशियल मोमेंटम होती है वो उसके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होती है। ठीक है, तो इनिशियली सिस्टम में क्या हो रहा था, इनिशियल में जो बॉक्स है वो रेस्ट की हालत में था। सिस्टम में दो चीजें हैं, एक बॉक्स है और एक बुलेट है। ठीक है, तो बुलेट का मास जो है वो कितना है, m है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो इसकी तो मोमेंटम हो गई mv। रही बात बॉक्स की, तो बॉक्स रेस्ट पे था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो उसके लिए 0 आ गया। ठीक है, अब जब वो टकराया, उसमें एम्बीड हो गया, तो उसके बाद एक बॉक्स और बुलेट एक अकेला सिस्टम बन गया, और इस सिस्टम का मास जो है वो इन दोनों का, बुलेट का और बॉक्स के मास का हासिल जमा हो गया। ठीक है, और जो स्पीड है अब सिस्टम की, उसको मैं v प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो अब मुझे v प्राइम फाइंड करना है, तो यहां पे ये ऐड हो गए mv इक्वल टू m प्लस कैपिटल m इंटू v प्राइम, और इसमें से v प्राइम आप फाइंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल m, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स वॉल एंड रीबाउंड बैक, एक वॉल के साथ टकराती है। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक वॉल है और उससे ये बॉल टकरा रही है। वी एम इसकी मास है और वी इसकी वेलोसिटी है। टकराने के बाद रीबाउंड होती है, यानी वापस मुड़ती है, और उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ ये वापस मुड़ती है। तो हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस वाल की तरफ से वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अगेन हम जो फोर्स है वो किसकी इक्वल होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम फोर्स कहते हैं, इम्पैक्ट फोर्स, और ये हमने फाइंड करनी है, और वो किसकी इक्वल होगी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कितना है, सपोज करें कि मैं इसको फाइनल मोमेंटम बोल रहा हूँ, ये जो वापस आ रही है, तो यहाँ पे इस और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन में एक सिमत में आप जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव मान ले, किसी भी एक सिमत को मान सकते हैं, और दूसरी सिमत में जाते हुए आप नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जब वापस आ रही है तो इसका मास m और इसकी स्पीड v। ओके, माइनस, और जब ये जा रही थी तो उस वक्त माइनस mv। ठीक है, ये जो माइनस है ये फार्मूले का है, और वो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, और डेल्टा टी जो टाइम है उन्होंने हमें बताया है कि टी टाइम के अंदर वो उनका इम्पैक्ट हुआ है, तो लिहाजा ये हमारे पास एम वी प्लस एम वी डिवाइडेड बाय टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2mv ओवर टी। तो 2mv ओवर टी जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए हैमर हैविंग ए मोमेंटम ऑफ 25 न्यूटन सेकंड, हमारे पास मोमेंटम है हैमर का 25 न्यूटन सेकंड, और जो
इम्पैक्ट हुआ है इनके, वो हुआ है 0.05 सेकंड के, ठीक है। और हमें एवरेज फोर्स यानी इम्पैक्ट फोर्स फाइंड करनी है यहाँ पर। तो इम्पैक्ट फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय इम्पैक्ट टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम यहाँ पर कितना है 25 न्यूटन सेकंड और टाइम कितना है 0.05 सेकंड। ओके, तो सेकंड सेकंड से कैंसिल और 5 5 25, तो हमारे पास क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 0.01 न्यूटन, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं 500 न्यूटन। ओके, तो ये 500 न्यूटन यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू टाई कार्ड्स। ये दो टाई कार्ड्स हैं और उनके दरमियान क्या हो रहा है, स्प्रिंग के जरिए उनको कंप्रेस किया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे दो टाई कार्ड्स बनाते हैं। एक ये है, एक ज़रा बड़ा है, और इनके दरमियान क्या है, इनको स्प्रिंग के साथ बांधा गया और वो कंप्रेस्ड फॉर्म में दबाया हुआ आपस में, एक दूसरे को ऐसे ऐसे आपस में दबा कर रखा गया इसको, ठीक है। और ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका मास है m1, इसको इस कार्ड को m1 कह देते हैं और इस कार्ड को m2 कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, और जब इनको रिलीज किया गया है तो ये v1 वेलोसिटी के साथ इस तरफ गया है और ये v2 के साथ राइट साइड पे गया है। तो इस तरीके की सिचुएशन है ये, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि if v1 and v2 are the velocities of tie cords and there is no friction between the tie cords and ground, तो then कौन सा रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर दुरुस्त होगा, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ऑपोजिट एवरेज फोर्सेस की बात कर रहा है कि द स्प्रिंग एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट एवरेज फोर्स, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है हमें, F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। इसमें वेक्टर्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लीनियर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है ये। ओके, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है उसको हम अब मोमेंटम की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ या फोर्स जो भी इम्पैक्ट फोर्स होती है उसके लिए क्या होता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू, बल्कि इसको यूं लिख देते हैं, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा टी से। तो हमारे पास ये आ जाएगा F12 डेल्टा टी माइनस F21 डेल्टा टी, ठीक है। और इस ये जो फोर्स इनटू डेल्टा टी है ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इम्पल्स है जिसका मास m1 है, और ये हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट की इम्पल्स है जिसका मास m2 है। और जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है, अभी हमने पढ़ा। सो डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ माइनस भी है, माइनस डेल्टा P2, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि ये जो डेल्टा P1 है ये क्या चीज़ है, ये चेंज है मोमेंटम की पहले ऑब्जेक्ट के लिए, m1 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी चेंज आई है। और डेल्टा P2 क्या है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोमेंटम में चेंज आई है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। सो डेल्टा P1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे कि फाइनल मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का माइनस इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट का माइनस इनिशियल मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट, ऐसे देखिए, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है वो कितना है, वो है m1 v1, ठीक है, माइनस
और इनिशियल मोमेंटम जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनिशियली तो रेस्ट पे था तो लिहाजा 0 आ गया। इसी तरीके से अब दूसरी तरफ आ जाए सेकंड मोमेंटम की तरफ और सेकंड मास की तरफ, तो यहाँ पर फाइनल मोमेंटम जो सेकंड ऑब्जेक्ट का है वो कितना है, वो है m2 v2, यहाँ पर नेगेटिव भी है, ओके, माइनस, और इनिशियल मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट का वो कितना है m1 v1, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास जो चीज़ आ गई m1 v1 माइनस 0, m1 v1 माइनस 0 इक्वल टू नेगेटिव और ब्रैकेट में m2 v2, अच्छा ये m2 v2 और ये इनिशियल मोमेंटम है सेकंड का, ये 0 है, ठीक है। तो m2 v2 माइनस 0, ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, और यहाँ से आप इसको लिख लीजिए रीअरेंज करके v1 ओवर v2 इक्वल टू माइनस m2 ओवर m1। तो ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा है जिसमें v1 ओवर v2 जो है वो इक्वल है नेगेटिव m2 ओवर m1 के, नेगेटिव m2 ओवर m1 के, ये बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और MCQ है, इसको अच्छे से आपने समझना है, इसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, जो लीनियर मोमेंटम है वो किस के इक्विवेलेंट है। अभी हमने देखा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है, मैंने उसको वहां पर किया भी और इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी बहरहाल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक, उसी की दूसरी फॉर्म है ये, उस वही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी 8th क्वेश्चन की तरफ। अ शेल ऑफ मास m, a shell of mass m moving with velocity suddenly explodes into two pieces। ओके, एक शेल है, बॉम्ब है, ये इसको हम शेल मान लेते हैं, और ये इसकी जो मैस है वो m है और ये मूव कर रहा था v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, सपोज। अच्छा, एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स, और ये अचानक क्या हो गया, दो पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। मैं इसको अब यहाँ बना देता हूँ, तो यहाँ से ये दो हिस्सों में तकसीम हो। ओके, ये जो मास है ना लेफ्ट साइड वाला, ये अपनी जगह पर ही रहा और कहता है कि इसका मास है m/4, ठीक है। जबकि ये वाला जो है ये इस तरफ को मूव करना शुरू हो गया, और किस वेलोसिटी से मूव करेगा ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका टोटल मास m था और उसमें से m/4 यहाँ पे रुक गया, तो जो दूसरा मास है वो कितना होगा, तो m में से m/4 माइनस कर दें तो ये आपके पास आता है 3m/4, ठीक है। तो हमारे पास मास भी पता है हमें, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वो क्या है, पी आई इक्वल टू पी एफ, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियली कितना मोमेंटम था, उस वक्त शेल जो था वो मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, उसका मास था m, तो इनिशियली हम लिखेंगे mv, और फाइनली जो मोमेंटम है, तो जो m/4 है वो तो रेस्ट पे है, तो उसका तो मोमेंटम है ही 0, पीछे रह गया ये वाला, तो इसको लिख लेते हैं हम 3m/4 मल्टीप्लाइड बाय v प्राइम, ठीक है। तो
तो इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। तो v प्राइम हम निकाल लेंगे, v प्राइम, अच्छा मास से कैंसिल हो जाएगा, तो 4v डिवाइडेड बाय 3, तो 4v डिवाइडेड बाय 3 ऑप्शन है, तो 4v डिवाइडेड बाय 3 ये डी ऑप्शन है जी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है बॉम्ब एट रेस्ट सडनली डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास। एक बॉम्ब जो पहले रेस्ट पे था वो 2 पीसेस में डिवाइड हो गया जब एक्सप्लोड हुआ। द फ्रेगमेंटेड मासेस विल मूव इन, तो वो जो टुकड़े हैं कहता है वो मूव करेंगे किस तरीके से, कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो देखिए कहता है ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल स्पीड, दोनों टुकड़े ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे, दोनों की स्पीड बराबर होगी। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल वेलोसिटीज, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन उनकी वेलोसिटी इक्वल होगी। देखें जी, अगर वेलोसिटी इक्वल है तो फिर डायरेक्शन का जिक्र क्यों हो रहा है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं है। ओके, सी ऑप्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस विद अनइक्वल वेलोसिटीज, अनइक्वल वेलोसिटीज में कैसे जाएगा जबकि दोनों का मास जो है वो सेम है, ठीक है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। उसके बाद सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, दोनों रेस्ट पर ऑब्जेक्ट जब एक्सप्लोड करता है तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जीरो मोमेंटम बनाने, क्योंकि पहले रेस्ट पे था तो मोमेंटम जीरो था और एक्सप्लोड होने के बाद सिस्टम का मोमेंटम दोबारा जीरो होना चाहिए, तो इसलिए उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना उनकी मजबूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिहाजा ये भी दुरुस्त नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा सकते। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, यही ए ऑप्शन इसका ठीक है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल स्पीड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, अ ग्राफ इज ड्रॉन विद फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। हमारे पास जो है ग्राफ हमने बनाना है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, फोर्स को हमने रखना है किस पे? वाई एक्सिस पे। ओके, रख दिया। एंड टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, टाइम को एक्स एक्सिस पे रख देता है। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? ये एरिया अंडर द ग्राफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा। फोर्स इज द इंपैक्ट फोर्स, टाइम इज द इंपैक्ट टाइम, और ये हमारे पास किसके इक्वल आता है? इंपल्स के इक्वल आता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया भी पहले, तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक है, इट इज इट्स एरिया इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ फोर्स। ओके जी, लास्ट एमसीक्यू है, एट टी इज इक्वल टू 0 एंड यू इक्वल टू 0, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, एन ऑब्जेक्ट बिगिंस टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है बाय द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन की फोर्स लगाता है। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद कहता है उसका मोमेंटम जो है वो कितना होगा। देखिए मोमेंटम जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? मोमेंटम होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, अभी हमने पिछले एमसीक्यू में भी देखा, ठीक है। सो 40 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 4 सेकंड, तो ये आपके पास आ गया 160 न्यूटन सेकंड, या आप इसको दूसरे यूनिट्स में किलोग्राम मीटर पर सेकंड की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। सो 160 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से अपने पास नोट कर लेने हैं, इनको आपने खुद से भी प्रैक्टिस करना है, इनके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं और ये बहुत ही आम है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन है उसके आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।